हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। लास्ट लेक्चर में अपन ने मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया था। मैंने बोला था आपको बेटा रिवाइज करना है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, उसमें जो प्रोफेज फर्स्ट थी उसकी जो 5 सब फेजेस थी उनकी अपन ने स्टडी की थी विद डायग्राम। हर एक डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन सी उपप्रावस्था में कौन सी घटना घटित होती है। तो एक मैं हल्का सा रिकैप बता रहा हूँ कि क्या आपने स्टडी किया है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपने प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट किया अभी तक, और प्रोफेज फर्स्ट को आपने कितनी उपप्रावस्थाओं में डिवाइड किया बेटा? 5 में। ये सारे क्वेश्चन है बेटा, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेज फर्स्ट को कितनी उपप्रावस्थाओं में बांटा जाता है? 5 उपप्रावस्थाओं में। किस आधार पे? गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पे ये क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में। पहली उपप्रावस्था कौन सी थी? याद करो बेटा, लेप्टोटीन। याद आया? लेप्टोटीन। पहला चरण कौन सा था? लेप्टोटीन। तनुपट। लेप्टोटीन में क्या क्या हुआ था देखो। लेप्टोटीन के दौरान संघनन प्रारंभ हो जाता है। संघनन प्रारंभ। संघनन किसका? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन संघनित होना प्रारंभ हो जाएगा और गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं। ये लो, गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। ये लेप्टोटीन था आपका। फिर लेप्टोटीन के बाद कौन सा चरण स्टार्ट हुआ था? दूसरा चरण। दूसरा चरण कौन सा था बेटा? दूसरा चरण था जाइगोटीन। अब आप बताओ बेटा, जाइगोटीन में क्या क्या घटनाएं हुई थी? जाइगोटीन में एक तो समजात गुणसूत्र जो थे वो किसमें आए थे बेटा? जोड़े में। तो अपन क्या बोल सकते हैं? जाइगोटीन के दौरान समजात गुणसूत्रों में क्या होगा? युगलन होता है, वो जोड़े में आ जाएंगे, जिसको क्या बोला था आपने? सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस कौन सी प्रावस्था में होता है? क्लियर है? जाइगोटीन में। सारे क्वेश्चन सही। सिनेप्सिस के बाद आप जानते हो बेटा, सिनेप्सिस हो गया, जोड़े में आ गए तो क्या बने? टेट्राड, चतुष्क, टेट्राड या युगली, बाई वैलेंट। बाई वैलेंट का निर्माण हो गया। याद आया? ये देखो, इस तरह से बताया था आपको, ये युगली में आ जाएंगे, इस तरह से टेट्राड बन गए। तो टेट्राड या बाई वैलेंट ये सिनेप्सिस कौन सी प्रावस्था में घटित होता है? क्या बोलोगे? जाइगोटीन में। समजात गुणसूत्र कौन सी प्रावस्था में आपस में पेयरिंग में आते हैं? जाइगोटीन के दौरान। बिल्कुल सिंपल, ये बातें हुई थी। अब आ जाओ पैकाइटीन पे। तीसरा चरण कौन सा था? पैकाइटीन। इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, याद रखोगे तो मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आप सही करोगे। पैकाइटीन जो है उसके दौरान क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट, पुनर्योजन ग्रंथिकाएं बनी थी। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। और आपको पता है पुनर्योजन ग्रंथिकाएं क्या होती हैं? जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो पुनर्योजन ग्रंथिकाएं जहां बनी है वहां पर क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर। किसके मध्य? समजात गुणसूत्रों के मध्य, या इसी को बोल दो रिकॉम्बिनेशन हो गया। किसमें? पैकाइटीन में। ये की पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। उसके बाद जो चौथा चरण था वो कौन था बेटा? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ बेटा? डिप्लोटीन में क्या हुआ था? जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो विघटित हो गया। ये लो, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन। तो ये विघटित हो गया, तो जो क्रोमोसोम थे वो थोड़ा सा दूर हुए, जिसके कारण आपको काइजमेटा दिखाई दिया। ये लो, यही लिख रहा हूं मैं, काइजमेटा।
का निर्माण हो गया, काइजमेटा दिखाई देने लग गया। याद करो बेटा, काइजमेटा कौन सी प्रावस्था में दिखता है? आंसर क्या होगा उसका? डिप्लोटिन। याद आया? इस तरह से देखो, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? काइजमेटा। उसके बाद में जो पांचवा चरण था, जो अंतिम चरण है, वो है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस में क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो जो काइजमेटा उसका क्या हुआ? उपांति भवन। काइजमेटा का उपांति भवन हो गया, जिससे काइजमेटा गायब हो गए बेटा। उसके बाद क्या क्या हुआ? संघनन पूर्ण हो गया, संघनन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो केंद्रक है, केंद्रिका, ईआर तथा गोल्जी बॉडी क्या हो जाते हैं बेटा? अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य। जो सेंट्रोसोम है वो अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम कहां पहुंच गए? पोल्स पे। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये घटनाएं किसमें हुई? आपकी डाइकाइनेसिस में। तो इस प्रकार से पांचों जो प्रावस्थाएं हैं उनमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनको मैंने आपको एक बार रिकैप के अकॉर्डिंग बता दिया है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए बेटा, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर? तो ये बात होगी आपकी प्रोफेज फर्स्ट की। बिल्कुल सिंपल है। प्रोफेज फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट हुई तो आप जानते हो बेटा डायग्राम क्या आया था उसका। प्रोफेज फर्स्ट में जो कंप्लीशन के बाद जो डायग्राम बनाया था अपने डाइकाइनेसिस में, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार था। देखो डायग्राम बता रहा हूं बेटा, जो पॉइंट्स हैं वो याद करोगे तो ही काम चलेगा, इसलिए रिवीजन बड़ा जरूरी है। ये डायग्राम देखो, क्लियर? ये सेंट्रोसोम अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, स्पिंडल एपरेटस बना रहे हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो टेट्राड की फॉर्म में कहां पड़े हैं बेटा? कोशिका द्रव्य में। ये क्रोमोसोम्स हैं। जो कोशिका द्रव्य में पड़े हैं टेट्राड की फॉर्म में, है ना? तो आप बता सकते हो कि ये प्रोफेज फर्स्ट जो है उसका डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? टेट्राड है, युगली है, जो कोशिका द्रव्य में पड़े हैं। कितने युगली दिखाई दे रहे हैं बेटा? यहाँ पर 2, क्योंकि आपने जो कोशिका ली थी उसमें कितने गुणसूत्र थे? 4। तो 4 गुणसूत्र होंगे डिप्लॉइड सेल में, तो कितने युगली बनेंगे? 2 युगली बनेंगे। एक युगली में 2 गुणसूत्र होते हैं। ये सब आपने स्टडी कर दिया, ठीक है? अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद कौन सी प्रावस्था स्टार्ट होने वाली है? मेटाफेज फर्स्ट। ओके, तब प्रोफेज फर्स्ट के बाद अपन अध्ययन करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। क्लियर? मिटा दें इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज फर्स्ट कौन सी? द्वितीय प्रावस्था होगी ये मेटाफेज फर्स्ट, मध्यावस्था प्रथम। अब मध्यावस्था प्रथम में क्या क्या घटनाएं होंगी सबका अपन सचित्र वर्णन करेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा, पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। मध्यावस्था प्रथम स्टार्ट होगी तो इसमें घटनाओं का जो क्रम होगा वो क्या होगा? जो युगली थे बेटा, युगली याद करो, युगली बने थे टेट्राड, बाइवेलेंट। ये लो युगली, युगली किसकी बात कर रहा है बेटा? बाइवेलेंट।
ये युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे देखो डायग्राम से समझाते हैं। तो बेटा ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाफेज फर्स्ट को। ये रहा, तो याद करो प्रोफेज फर्स्ट का डायग्राम कॉपी में बना रखा होगा आपने, देखना उसको। उसमें दो युगली हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े हैं, लेकिन जैसे मेटाफेज प्रथम प्रारंभ होगी तो ये युगली किस पे आ जाएंगे बेटा? इस पे मध्य रेखा पर, यहां पर व्यवस्थित हो जाएंगे। डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? ये युगली गुणसूत्र हैं, टेट्राड है ये। तो बेटा आप देखो खुद टेट्राड कहाँ पे आ गए? ये मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो गए, इनका कांग्रेशन हो गया, मतलब यहां पर ये ठीक है बेटा, क्या हो गया इनका? कांग्रेशन, कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। एक तो युगली ये है, और एक युगली ये है। तो देखो कितनी युगली है मध्य रेखा पर? दो युगली हैं, दो टेट्राड हैं, दो ही टेट्राड बने थे, दोनों टेट्राड मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो बेटा ये टेट्राड जो हैं ये पोल से जुड़े होंगे। यहाँ देखो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये तरकु तंतु की सहायता से मध्य रेखा पर लाए जाते हैं। देखो यहाँ काइनेटोकोर होंगे जिसके साथ ये जुड़े होंगे। तो बेटा वही पुरानी बात देख लो, यहाँ पर दो प्रकार के तरकु तंतु आपको देखने को मिलेंगे। ये तो है सतत तरकु तंतु, ये वाला, और ये है गुणसूत्रीय तरकु तंतु। और ये है आपकी मेटाफेजिक प्लेट, ये वाली, इसको क्या बोलोगे आप? मेटाफेजिक प्लेट। देखो यहाँ मेटाफेजिक प्लेट पे क्या है, लेकिन टेट्राड है, इसलिए इसको अपन डबल मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट कैसी है? दोहरी है। क्लियर ना? और ये कौन है बेटा? स्पिंडल एपरेटस है ये। तर्क उपकरण। तो ये जो डायग्राम है ये बेटा किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित करता है मेटाफेज फर्स्ट को, जिसमें युगली मध्य रेखा पर व्यवस्थित है। कहां पर है ये? मध्य रेखा पर। पहले फैले पड़े थे, अब मध्य रेखा पर इनको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक टेट्राड ये हो गया, एक टेट्राड ये हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो अगला स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु। देखो बेटा विपरीत ध्रुवों के जो तरकु तंतु हैं वो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, जो अपने दिखा रखे हैं। विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक
जाते हैं, तभी तो इनका क्या हुआ बेटा, मध्य रेखा पर अलाइनमेंट हो गया। क्लियर? अब इसमें देखो एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहां देखना ध्यान से बेटा। यहां पर ये जो टेट्राड है उसमें एक तो है मैटरनल क्रोमोसोम, एक है पैटर्नल क्रोमोसोम। याद करो बेटा, एक तो मदर से आया हुआ है और एक फादर से आया हुआ है। तो एक तो है पी पैटर्नल और एम मैटरनल, मदर वाला। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वही तो आपस में क्या होते हैं, समझात होते हैं। तो किस साइड में कौन सा क्रोमोसोम होगा, मैटरनल इधर होगा या पैटर्नल इधर होगा, तो ये रैंडम होता है, ये किधर भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होता है। ये पी पैटर्नल, एम मैटरनल, ये एम मदर से और ये पी पापा से, मतलब फादर से। ठीक है, तो ये रैंडमली अरेंज होते हैं, ये किसी भी ध्रुव की ओर व्यवस्थित हो सकते हैं, ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर टेट्राड में मैटरनल तथा पैटर्नल गुणसूत्र किसी भी ध्रुव की ओर रैंडमली व्यवस्थित होते हैं। लेकिन याद रहे, एक टेट्राड में दो समजात गुणसूत्र हैं, तो एक तो इस ध्रुव से जुड़ा है और एक इस ध्रुव से, मतलब दोनों गुणसूत्र अलग अलग ध्रुव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको अलग अलग ध्रुवों पे जाना है। तभी तो क्या होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा, जो अभी आगे स्टडी करने वाले हैं। तो यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा? बिल्कुल सिंपल है बेटा, जो बातें बताई जा रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना आपको। ठीक है, तो यहां समजात जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग ध्रुवों से क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, तो ये डायग्राम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मध्यावस्था को। इस डायग्राम को आपको बेटा समझना है। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट को। तो इस डायग्राम की सारी बातें जो है बेटा आपको याद रखनी है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद बेटा कौन सी प्रावस्था होगी, सिंपल सीक्वेंस याद रखना बेटा, सब पहले बता रखा है। मेटाफेज फर्स्ट के बाद आएगा आपका एनाफेज फर्स्ट। करें स्टार्ट। एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पश्चावस्था प्रथम। तो पश्चावस्था प्रथम में क्या क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें समजात गुणसूत्र क्या होंगे बेटा, पृथक हो जाएंगे। समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। देखो ये समजात गुणसूत्र है, एक तो इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो समजात गुणसूत्रों का क्या हो गया बेटा, पृथक्करण। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, संतति और गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। लेकिन संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर
जुड़े रहते हैं। या अपन कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता कभी भी, याद रखना इसमें, सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता। यहां केवल किसका पृथक्करण होता है, समजात गुणसूत्र जो है वो पृथक होंगे। डायग्राम से समझाते हैं। अब देखो एनाफेज का डायग्राम यहां बना रहा हूं। एनाफेज फर्स्ट, ये है एनाफेज फर्स्ट। तो की पॉइंट क्या हो गया बेटा इसका, समजात गुणसूत्र पृथक होंगे और अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। स्पिंडल फाइबर उनको ध्रुवों की ओर खींच के ले जाएंगे। देखो तो गमन करते हुए डायग्राम आएगा, ये देखो बेटा। ये समजात गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं। पहले पृथक होंगे और उसके बाद अपने अपने ध्रुवों की ओर ये बेटा गमन करेंगे। और इनकी गति में कौन सहायक होगा, तर्कुतंतु। तो तर्कुतंतु इसीलिए तो जुड़े थे ताकि वो गुणसूत्रों की गति में क्या हो, सहायक हो। ठीक है, तो ये समजात गुणसूत्रों के पृथक्करण को अपन मेंशन कर रहे हैं। देखो तो उनको ध्रुवों की ओर कौन लेके जा रहा है, ये गुणसूत्र, ये तर्कु तंतु। इनकी शॉर्टनिंग होगी और ये अपने आप ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। लेकिन इनके मध्य भी बेटा तर्कु तंतु निर्मित होते हैं जिनको अपन बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। याद आया, कुछ पुरानी बातें चल रही हैं कुछ तो। ये कौन है इनके मध्य जो है, ये नए वाले बन गए। ये कौन है, इंटर जोनल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, लेकिन संततिय गुणसूत्र, ये देखो जो संततिय गुणसूत्र हैं वो अपने सेंट्रोमियर पर अभी भी जुड़े हुए हैं, उनमें पृथक्करण नहीं होगा। समजात गुणसूत्र अब लिख रहा हूं यहां पर, समजात गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। और समजात गुणसूत्र का जो पृथक्करण है वो क्या कहलाता है बेटा, पृथक हो जाते हैं। ये देखो यहीं पर इसको बोलते हैं अपन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हो गया ये, है ना, डिसजंक्शन मतलब ये सेपरेट हो गए। क्लियर। अब देखो समजात गुणसूत्रों के पृथक्करण में कौन सी प्रावस्था काम आई, एनाफेज फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होती है। यह प्रावस्था न्यूनकारी विभाजन हो गया ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार, न्यूनकारी विभाजन के लिए जिम्मेदार है। इसमें गैमेट्स का निर्माण जो है वो डिसाइड हो जाता है। युग्मक निर्माण निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा काम का है बेटा, यदि इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो, अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन समझते हो ना, कि वो पृथक ना हो, तो आपको पता है एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा एक पोल की ओर जाएगा, तो यहां उसके कारण गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं।
समजात गुणसूत्रों के नॉन डिसजंक्शन के कारण गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या बेटा डिस्टर्ब हो जाएगी। जो कोशिकाएं विभाजित होंगी उनमें एक में तो गुणसूत्र की संख्या एक ज्यादा और एक में एक कम, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी बेटा? ये होगी आपकी एनाफेज की। आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किसमें होता है? एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन एनाफेज फर्स्ट में संतति अर्ध गुणसूत्र अलग नहीं होते। देखो ये डायड की फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर किस फॉर्म में गमन करते हैं? डायड की फॉर्म में या मोनाड की फॉर्म में? डायड की फॉर्म। देखो बेटा डायड है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 संतति अर्ध गुणसूत्र उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा आपकी एनाफेज फर्स्ट की। अब एनाफेज फर्स्ट हो गई तो आपको पता है ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे किसका? टीलोफेज फर्स्ट का। बिल्कुल सिंपल है, टीलोफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा। ओके, टीलोफेज फर्स्ट बिल्कुल सिंपल। टीलोफेज फर्स्ट क्या होगी बेटा? अंत्यावस्था प्रथम। अंत्यावस्था प्रथम। अब टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, फिर डायग्राम बनाऊंगा। इस अवस्था में केंद्रक आवरण में केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं, और इसका जो परिणाम है ये लिख देता हूं पहले। इसका जो परिणाम है वो होगा टीलोफेज फर्स्ट का 2 अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण। 2 अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण कैसे? जैसे टीलोफेज आएगी, देखो डायग्राम अब टीलोफेज का यहां बनाऊंगा। डायग्राम के नीचे नाम लिखा है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जैसे ही गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर बेटा पहुंच जाएंगे तो उनके चारों ओर केंद्रक आवरण बन जाएगा। ये देखो बेटा, और केंद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन है? गुणसूत्र। तो ये देखो गुणसूत्र आधे आधे हो गए ना। प्रत्येक केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल केंद्रक से आधी आधी होगी। 2 इसमें 2 इसमें। और जो आपका पेरेंटल न्यूक्लियस था उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 4 थे। तो ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। तो अपन कह सकते हैं 2 अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो गया। लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक केंद्रक में अगुणित गुणसूत्रों का पूर्ण सेट पाया जाता है। ठीक है,
हैप्लॉइड क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट होगा। आदेश में चले गए, आदेश में चले गए। क्लियर? केंद्रक, केंद्रिका, ER, गोल्जी बॉडी पुनः दृश्य हो जाती है, पुनर्निर्मित होती है। तो देख लो परिणाम स्वरूप दो पुत्री केंद्रकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब समझा रहा हूं बेटा, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है। बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ चित्राव हो जाता है, बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है। याद करो अपन ने बताया था टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट होते हैं, क्रोमोसोम वापस से असंगठित होकर क्रोमेटिन बदलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम का असंगठन होगा लेकिन वो पूर्ण रूप से असंगठित नहीं होते हैं, वो क्रोमेटिन में नहीं बदलते हैं, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में रहेंगे लेकिन लंबे और पतले हो जाएंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्रोमेटिन फाइबर में परिवर्तित नहीं होंगे। तो बहुत से मामले में गुणसूत्र का छितराव हो जाता है लेकिन अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। लेकिन ये पूर्ण रूप से फैली हुई अवस्था में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है तुरंत मियोसिस सेकंड स्टार्ट होना है, तो उनका पूर्ण असंघनन नहीं होगा, कुछ अमाउंट में असंघनन होगा और आगे फिर मियोसिस सेकंड प्रारंभ हो जाएगा। तो असंगठित होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से असंगठित नहीं होते। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो ये होगी बेटा आपकी टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट। तो टीलोफेज में क्या हो गया, दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो गया जो आपस में क्या है, अगुणित है। और गुणसूत्रों की संख्या देख लो बेटा, आधी आधी होगी। जो इनका जनक केंद्रक था उसमें देखो गुणसूत्र 4 थे, अब यहाँ पर 2 इसमें 2 इसमें, लेकिन दोनों गुणसूत्र जो है डायड की फॉर्म में है। चलो आगे बात करें, टीलोफेज के बाद कौन सी आएगी आप बताओगे बेटा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, तो इसको बनाना है। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की। कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम। तो देखो अभी तक आपने क्या कंप्लीट किया है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट बेटा पूर्ण हो गया, जिसमें आपने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट का अध्ययन किया। टीलोफेज फर्स्ट के बाद अब क्या स्टार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट पूर्ण होने के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, कोशिका द्रव्य विभाजन प्रथम। ठीक है, वेरी सिंपल। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, कोशिका विभाजित होगी, कोशिका द्रव्य विभाजित होगा और ये दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। देखो डायग्राम से, बिल्कुल सिंपल है। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का रिजल्ट बताओ, दो अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ये लो बेटा, दो अगुणित पुत्री कोशिकाएं, ये भी एन है और ये भी एन है। क्लियर, एन और एन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये कोशिकाओं का द्वीप बन गया। द्वीप जिसको बोलते हैं डायाड, दो सेल है ना, डायाड। तो आप खुद बताओगे मुझे कि जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या रिजल्ट हो गया, दो अगुणित
पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किसमें हो गया? ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के दौरान। तो 2 अगुणित पुत्री कोशिकाएं जो है निर्मित हो गई। तो ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बात होगी। साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट क्या हो गया? 2 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। सिंपल है। और जो दोनों अगुणित पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर क्या रह गया बेटा? आधा रह गया। तो आप याद करो बेटा, ये सेल देखो, ये G2 में थी जिसमें 2n और 4c कंडीशन थी। ये किस में गई? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या है? 2 कोशिकाएं देखो, ये 2 सेल बने। इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी, और डीएनए की मात्रा भी क्या रह जाएगी बेटा? 2c और 2c। डीएनए की मात्रा भी क्या कर दी गई है? हाफ कर दी गई है। इससे G2 से। तो G2 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n है। G2 प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 4c थी, तो यहां पर डीएनए की मात्रा 2c क्योंकि गुणसूत्र आधे की है तो डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाएगा बेटा? आधा आधा हो जाएगा। 2c कंटेंट इधर जाएगा, 2c कंटेंट इधर जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। तो ये आपका मियोसिस फर्स्ट का ये रिजल्ट हो गया। फिर से समझ लो बेटा, मियोसिस फर्स्ट में आपने देखो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट स्टडी किया। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या क्या स्टेजेस आई थी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, तब जाके मियोसिस प्रथम पूर्ण हुआ है। तो अब वापस देख लो बेटा, मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या है? तुम्हारे सामने है 2 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, जिनको क्या बोलते हैं अपन? डायड ऑफ सेल। क्या है? डायड ऑफ सेल। लेकिन याद रहे, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जो है वो डायड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डायड फॉर्म में। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इसलिए इन सिस्टर क्रोमेटिड को भी पृथक करना जरूरी है। इसलिए ये किसमें जाएगा? अगले वाले विभाजन में, जिसको बोलेंगे मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड में जाने से पहले जाएगा मियोसिस सेकंड से पहले इंटरकाइनेसिस में। देखो समझाते हैं इसको। फेजेस भी याद रखनी है बेटा, प्रावस्था का सीक्वेंस भी याद रखना है, कौन सी प्रावस्था में कौन सी घटना घटित होती है वो भी याद रखना है। इसलिए तो आपको डायग्राम से बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा था कि ये चीजें याद रहें आपके लंबे टाइम तक। ये देखो, याद करो आपने मियोसिस को ऐसे विभाजित किया था कि मियोसिस में विभाजन 2 बार होता है। मियोसिस फर्स्ट जो आप स्टडी कर चुके हो, ये मियोसिस सेकंड। लेकिन इनके बीच में एक अल्पकालिक अवस्था और होती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल किस में जाएगी? इंटरकाइनेसिस में। फिर उसके बाद जाएगी मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या था बेटा? 2 कोशिकाएं। अब ये दोनों किस में जा रही हैं? इंटरकाइनेसिस में। दोनों किस में जाएंगे? मियोसिस सेकंड में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 से कितनी बन जाएंगी बेटा? 4 बन जाएंगी। 1 2 3 4। ये भी n है, ये भी क्या रहेंगे बेटा? n n n और n। क्लियर बात? अब ये समझेंगे अपन मियोसिस सेकंड में ये क्या होगा, क्या घटनाएं होंगी। तो मियोसिस सेकंड से पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं? पहले बेटा इंटरकाइनेसिस करें स्टार्ट। चलो बात करते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरकाइनेसिस पे आपको पूरा ध्यान देना होगा। अंतरालावस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतरालावस्था। सबसे पहला पॉइंट यह है, मियोसिस फर्स्ट तथा मियोसिस सेकंड के मध्य
पाई जाती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य पाई जाती है और ये बहुत ही अल्पकालिक होती है। यह अत्यधिक अल्पकालिक होती है, मतलब इसमें बहुत कम समय व्यतीत होता है। इसमें कुछ मात्रा में वृद्धि होती है तथा कुछ जैव अणुओं का निर्माण होता है जो थोड़े मियोसिस सेकंड में सहायक होते हैं, कुछ का निर्माण होता है, इसलिए इसमें अल्प वृद्धि होती है, अल्पकालिक और वृद्धि भी थोड़ी सी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है स्टार पॉइंट है, इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा और इसे किसी भी उप प्रावस्थाओं में नहीं बांटा जाता। तो इंटरकाइनेसिस में बेटा G1S G2 कुछ नहीं होता, वो इंटरफेज के सब फेजेज हैं, यहां पर उपरावस्थाएं नहीं होती। लेकिन इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यदि जंतु कोशिका है, यदि जंतु कोशिका है तो इसमें तारक केंद्र द्विगुणित होता है। ठीक है, यदि कोशिका जंतु कोशिका है तो उसमें तारक केंद्र होगा, आपको पता है बेटा तारक केंद्र का क्या होगा, वापस डुप्लीकेशन होगा। देखो तारक केंद्र दिख रहा है, तो ये अगर ये सेल इंटरकाइनेसिस में जाएगी तो वहां पर तारक केंद्र को वापस डुप्लीकेट किया जाता है ताकि आगे वो विभाजन में सहायक हो। तो यहां पर क्या समझना है, देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन पे मार्क करना है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एक तो पहला हो गया स्टार पॉइंट, किसके मध्य होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य। इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है, डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ मात्रा में वृद्धि होगी, वृद्धि जो होती है वो कुछ मात्रा में होती है। तो ये बात होगी आपकी इंटरकाइनेसिस की, क्लियर। तो इंटरकाइनेसिस के बाद अब स्टार्ट करेंगे बेटा अपन मियोसिस सेकंड, जो बहुत ही आसान है। क्लियर, तो कुछ कॉन्सेप्ट की बातें बताऊंगा, उसके बाद में मियोसिस सेकंड अपन प्रारंभ करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या घटनाएं हुई उसका एक रिकैप दिखा रहा हूं आपको मैं। ये लो बेटा, और थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये एक मदर सेल थी, देखो याद करो अपन ने बात की थी, मदर सेल मियोसाइट, जर्म सेल है। ये क्या है, जर्म सेल, जो 2n है, डिप्लॉइड है, और माना कि इसमें 2n बराबर क्या है, 4 है, डीएनए की मात्रा 2c है इसमें। इसका आपको क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन करना है। तो किस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन में जाएगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, तो आप बताओ। सबसे पहले किस में जाएगी बेटा, इंटरफेज में। इंटरफेज में कौन कौन सी, G1S G2। उसके बाद इंटरफेज के बाद जो डायग्राम आएगा, आप बेटा आप समझ सकते हो, ये डायग्राम आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्रोमेटिन है, कंडीशन क्या है, 2n4c। अब ये बातें पुरानी है बेटा, आपको मालूम होनी चाहिए। अब इंटरफेज के बाद
ये G2 के बाद अब किस में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में। किसमें, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो मुख्य था वो प्रावस्थाएं मैंने आपको बताई थी बेटा। कौन कौन सी प्रावस्थाएं थी बताओ, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। क्लियर। प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, देखो ये सेल जैसे प्रोफेज फर्स्ट में गई थी, डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम है, समझते जाना। ये आपके पोल बन गए थे। उसके बाद में इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम, वो किस में आ गए बेटा, टेट्राड फॉर्म में आ गए थे। क्लियर किया था। फिर मेटाफेज आई थी, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें ये कहां पे आ गए थे बेटा, मध्य रेखा पर। ये डायग्राम आया था, सब बता दिया बेटा आपको। फिर एनाफेज फर्स्ट आई थी। एनाफेज फर्स्ट में ये अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। रफ डायग्राम बना रहा, अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। फिर टीलोफेज फर्स्ट आई थी। एक सेल में 2 केंद्रक बन गए और यहाँ पर क्रोमोसोम डायड में क्रोमोसोम की संख्या आधी रहेगी। ये भी n है और ये भी n है। ये तो आए थे रफ डायग्राम में, समझा रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम 4 थे पहले, तो n बराबर क्या थे बेटा, 4। अब जो ये आपका जनक केंद्रक है, उससे कितने केंद्रक बने, 2। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या अब 2-2 रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान दें, गुणसूत्र डायड फॉर्म में है बेटा। किसमें है, डायड में। अब ये जो डायड फॉर्म है, इसको मोनाड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हो मोनाड में कब कन्वर्ट होंगे, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। इसलिए अब सेंट्रोमियर के डिवीजन के लिए आपको मियोसिस सेकंड परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये डायड से मोनाड में आ जाए। तो देखो अब इसके बाद क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में क्या करना है बेटा, सेंट्रोमियर को डिवाइड करना है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। अब बेटा ध्यान से सुनोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो पुरानी चीजें अब देखो बार बार, अब बहुत इजी हो गया मियोसिस। ये स्प्लिटिंग होगी तो बताओ, जब डिवीजन होगा तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी बेटा, 4 सेल। प्रत्येक सेल के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2-2 रहेगी। लेकिन अब ये मोनाड में आ गए। किसमें आ गए, मोनाड में। किसमें, मोनाड में। बस ये तो है, डायड से मोनाड में बदलना है। गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी बेटा, इसमें भी 2-2 गुणसूत्र हैं, लेकिन इसमें डायड में थे, ये 2 सेल बनेंगे ना, उसमें गुणसूत्र किसमें है, डायड में। अब 2 से 4 बनेंगे, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जो है वो किसमें आ जाएंगे, मोनाड में आ जाएंगे। वेरी सिंपल। इसलिए अब सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की आवश्यकता होती है, तब जाके आपके गैमेट्स बनेंगे। ये क्या है, गैमेट्स। क्लियर, समझ में आ गया कि मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र डायड फॉर्म में होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 संतति अर्धगुणसूत्र होते हैं। इसलिए संतति अर्धगुणसूत्रों को सेपरेट करने के लिए मियोसिस सेकंड करना पड़ेगा। जैसे माइटोसिस में सेपरेशन हुआ था, ऐसे ही मियोसिस सेकंड में सेपरेशन होगा। तो मियोसिस सेकंड माइटोसिस के समतुल्य है। देख लो, कंडीशन NN है, यहां पर भी NN है। इसका मतलब एक तरह से समसूत्री विभाजन हो गया मियोसिस सेकंड, गुणसूत्रों के बेसिस पे। मियोसिस सेकंड एक तरह से क्या है, समसूत्री विभाजन है, उसकी जैसे ही है। उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। लेकिन मियोसिस सेकंड किसमें होगा, मियोसिस फर्स्ट से बनने वाली कोशिकाओं में मियोसिस सेकंड होता है। तो इसका अपन अध्ययन अब करेंगे, ठीक है। तो ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, इंटरकाइनेसिस। अब अपन मियोसिस सेकंड में एंटर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बातें याद रखनी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे पुरानी बातें भी याद होनी चाहिए। माइटोसिस में क्या हुआ था, कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज पे 20-20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस यही करनी है, किस तरह से वो क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, आपको किस तरह आंसर देना है, और स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना। तो मियोसिस सेकंड को अपन अगली क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे, है ना। मियोसिस सेकंड बहुत ही शॉर्ट है, 10-15 मिनट में मियोसिस सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में मियोसिस कंप्लीट। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, वो छोटे मोटे पॉइंट अपन कवर करवाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में अपन मॉड्यूल भी सोल्व करवा देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सारे सोल्व करवा दूंगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे हो चुके हैं, आप खुद ही कर लोगे। ओके, तो अब अपन बात करेंगे इसकी
मियोसिस सेकंड, लेकिन वो अगले लेक्चर में। अब देखो आपको मियोसिस पूरा स्टडी करना है, सेकंड भी इजी है, आ जाएगा। अब रिवाइज करके आओगे आप, मियोसिस को कंप्लीट रिवाइज करके आओगे। अगला लेक्चर देखोगे तो आप मियोसिस को कंप्लीट एनसीईआरटी से रिवाइज करना, जो बताया है उनको नोट से भी रिवाइज करना एनसीईआरटी से। फिर मियोसिस सेकंड अपन कल कंप्लीट करेंगे, तो अपन थोड़ा कंपेरिजन कर लेंगे स्टडी करते करते, ताकि आपके दिमाग में भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, हर पॉइंट पे सोच के चलना, ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर। हर स्टेटमेंट को लॉजिकली स्टडी करना है, तब जाके एग्जाम के क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर पाओगे। ओके ना? तो अपन कल स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेकंड। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।